साथियों, आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश गाभा की पुस्तक है राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा। उस बुक के अंदर जो महत्वपूर्ण जो आयाम बन रहे हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने 17 अक्टूबर 2022 के दिन देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का पेपर। तो हम आगे की रणनीति के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैक्ट ज़्यादा पूछे गए थे और फैक्ट हमें याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे आयाम, सारे फैक्ट मैं आपको बताता रहूँगा साथियों। तो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? सबको पता है कि उदारवाद का जनक कौन है। बताइए कि जॉन लॉक है, होब्स है, बेंथम है, लॉस्की है। उदारवाद का जनक है जॉन लॉक। सही आंसर जॉन लॉक होगा। यहाँ से अभी 17 अक्टूबर 2022 के दिन जो पेपर हुआ था, इसमें यह प्रश्न आया था कि निम्न में से उदारवाद की विशेषता कौन सी नहीं है। यह हमें अलग करना पड़ा था। यह प्रश्न इस प्रकार का था कि निम्न में से उदारवाद की कौन कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, ठीक है। विशेषता देखकर भी नीचे फिर अलग ऑप्शन थे, ए या बी या ए या ओ सी, ऐसे थे। तो सारे इसमें वो आयाम आपको मिलेंगे, देखना। उदारवाद, अब जॉन लॉक का समय है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1632 से लेकर 1704 का जो समय है, जॉन लॉक का समय है। उदारवाद के आरंभिक उन्नायकों में, यानी कि उदारवाद को जब जॉन लॉक ने इसको प्रतिपादित किया, जॉन लॉक ने बताया कि उदारवाद क्या है, उसके बाद उसके उन्नायक कौन बने, जो मुख्य रूप से दो व्यक्ति, उसने उदारवाद को लोगों के बीच में समझाया था। तो कौन है? एडम स्मिथ है, जर्मी बेंथम है, या लॉस्की है, या ए व बी, यानी कि एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम, यानी कि दोनों। सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। एडम स्मिथ व जर्मी बेंथम ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जॉन लॉक के बाद में उदारवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया, यानी कि उन्नायक किया, आगे प्रकाशित करने का कार्य किया था, समझाने का काम किया था। उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। उदारवादी जितने भी जो लोग हैं, जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, जर्मी बेंथम है, ये सभी लोग क्या चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की कटौती न हो। तो उदारवाद में सबसे जो मेन बिंदु है वो है व्यक्ति, और व्यक्ति के अंदर भी उसकी स्वतंत्रता है, समानता नहीं है, उसके सिद्धांत नहीं है, उसके मानवीय गुण नहीं है, केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। यहाँ पर देखो लिबर्टी है, एक होता है फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम वाली बात नहीं करता है उदारवाद लोग। किसकी बात करते हैं कि लिबर्टी, स्वतंत्रता पे सबसे बल दिया गया है कि व्यक्ति लिबरलिज्म हो, लिबर्टी प्राप्त करे, स्वतंत्र रहे। यहाँ पर फ्रीडम से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस स्वतंत्रता का अर्थ अंग्रेजी में लिबर्टी है। तो लिबर्टी जो होता है उस पर ज़्यादा बल दिया था। उदारवाद में व्यक्तियों के स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट और सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट को स्वीकार नहीं किया गया था। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था कि कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें उदारवाद के अंदर व्यक्तियों के जो स्वार्थ है, व्यक्तियों के जो सामान्य हित है, निजी हित है, उसका कोई स्थान नहीं दिया गया है। यदि व्यक्तियों का हित का ध्यान दिया गया है तो जो नैतिक जीवन से, आचरण से संबंधित जो व्यक्ति की जो पर्सनल बातें हैं, उनको इसमें उदारवाद में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि उदारवाद राज्य के सब व्यक्तियों की सूझबूझ और सहमति का परिणाम है। यानी कि उदारवाद हमारे सामने कैसे आया कि उदारवाद क्या है कि राज्य के सब लोगों की जो सूझबूझ होती है, जो सहमति है, उसी के आधार पर हमारे सामने क्या आया है? उदारवाद आया है। लोग अच्छा जीवन जिए, लोगों की समझ क्या है, लोगों की सोच क्या है, जो अच्छी सोच है, उसी के आधार पर उदारवाद सामने आता है। उदारवाद लोकतंत्र की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ही लोगों को स्वतंत्रता मिल सकती है, राजतंत्र में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। तो उदारवाद का संबंध लोकतंत्र से काफी निकट जुड़ा हुआ है। नैतिक जीवन
में उदारवाद व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, यानी कि कोई व्यक्ति नैतिक जीवन से अच्छा है। देखो यहाँ पर नैतिक जीवन, यहाँ देखो व्यक्ति हित की बात की थी, तो व्यक्ति हित, सामान्य हित, व्यक्तियों के स्वार्थ हित यानी व्यक्ति हित की बात की थी, उसको उदारवाद ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन व्यक्ति का कौन सा हित, जिसमें नैतिक जीवन वाला हित है, ठीक है, सदाचार वाला हित है, तो नैतिक जीवन को उदारवाद ने व्यक्ति का जो नैतिक जीवन है उसको उदारवाद ने क्या है, अपनाया है। और व्यक्ति का जो सामान्य हित है, सामान्य स्वार्थ है, उसको उदारवाद ने स्वीकार नहीं किया है। उदारवाद आर्थिक जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप यानी कि अहस्तक्षेप, जिसको अंग्रेजी में लेसेज फेयर की नीति कहते हैं, कि उदारवाद ये कहना चाहता है कि राज्य न्यूनतम कार्य करे, किसमें, आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम कार्य करे, ताकि सब लोग अपनी निजी संपत्ति रख सके, उनके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सके, उसमें किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो आपने समझा कि न्यूनतम हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप या लेसेज फेयर की नीति उदारवादियों की देन है। किसकी देन है? उदारवादियों की देन है। यदि उसमें से भी आपसे पूछा जाए कि किसकी देन है, तो जॉन लॉक की देन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जब राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, किसमें, आर्थिक में, आर्थिक अर्थव्यवस्था में जब राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, हस्तक्षेप करेगा, लेसेज फेयर की नीति अपनाएगा, तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा। तो जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लोग क्या बन जाएंगे, पूंजीपति बन जाएंगे, पूंजीपति वर्ग हो जाएगा, और जिस पर साधनों के ऊपर पूरा का पूरा जो निजी स्वामित्व है, निजी लोगों का रहेगा, सरकार का नहीं रहेगा, राज्य का नहीं रहेगा। ये बात ये है। तो देखिए, यह नीति पूंजीवाद को बढ़ावा देती। कौन सी नीति? हस्तक्षेप वाली नीति। पूंजीवाद में उत्पादन का, वितरण का और विनिमय का सभी निजी हाथ में रहेंगे, सभी पर निजी हाथ में चले जाएंगे। यहाँ पर राज्य का स्वामित्व नहीं रहेगा, यानी कि राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा आर्थिक क्षेत्र में। जब राज्य आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा तो सारे के सारे जो स्वामित्व है वो निजी हाथ में चला जाएगा। यहाँ पर राज्य का कोई रोल नहीं होगा आर्थिक क्षेत्र में। यदि होगा तो वो न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, ऐसी बात ये उदारवादी कहते हैं। अब उदारवाद की दृष्टि से यह व्यवस्था उत्तम है। कौन सी व्यवस्था? कि राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करे और आर्थिक रूप से सभी लोग क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और वित्त विनिमय का स्वामित्व निजी रहे और राज्य का इसमें कोई स्वामित्व नहीं रहे। यह व्यवस्था उदारवादियों के अकॉर्डिंग उत्तम व्यवस्था है। आगे इसके बाद में कालांतर में कुछ विद्वान आते हैं और वो विद्वान ये कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति राज्य को करनी चाहिए। हस्तक्षेप रहना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप रहना चाहिए, लेसेज फेयर की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन यदि इसी तरह से लोग कमाते रहेंगे, अपनी निजी संपत्ति भरते रहेंगे, तो क्या होगा? पूंजीपति वर्ग बन जाएगा। इसलिए समाज को सुधारने के लिए, गरीब लोगों तक सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ टैक्स वगैरह लगाया जाए, कुछ व्यवस्था की जाए। इसलिए राज्य को होना बहुत ज़रूरी माना था कि राज्य टैक्स के माध्यम से कुछ सकारात्मक रूप से प्रतिबंध लगाकर, नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाकर उस निजी संपत्ति में से राजकोष भरे। सरकार का काम है ये। सरकार फिर गरीब लोगों तक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक सुविधा उपलब्ध करवाए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो देखिए आप, कौन से उदारवाद है जिन्होंने उन्नत पूंजीवादी अवस्था में, यानी कि यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था बन गई, में व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी, फ्रीडम मत करना आप, को सार्थक बनाने के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया। क्यों दिया? अब मान लीजिए आप, एक व्यक्ति पूंजीपति है
उसने उद्योग कंपनी बनाई और वो खूब सारा पैसा वाला हो गया। अब सरकार को चाहिए कि उसकी पूंजी को कुछ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब लोगों की सेवा करे, समाज के लिए, समाज को जो बेघर है उसको घर बनाने की योजना बनाए। ये सब सरकार का काम होता है। इसीलिए इन लोगों ने राज्य की सकारात्मक भूमिका पे बल दिया। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से उदारवाद है जिन्होंने उन्नत पूंजीवाद की अवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका पे बल दिया। यहां पर लोगों की सकारात्मक स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। ठीक है, तो राज्य का सकारात्मक इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। यहां पर बिल्कुल कह रहा है कि बिल्कुल हस्तक्षेप होना चाहिए। यहां पर लोगों की लिबर्टी, लोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य की सकारात्मक उसमें प्रतिबंध होना चाहिए, तभी लोगों की लिबर्टी, स्वतंत्रता बनी रहेगी, ताकि उसके अंदर अमीर लोग, पूंजीपति वर्ग भी, उनकी स्वतंत्रता बनी रहेगी, और जो गरीब लोग जिनको रोटी मकान कपड़ा चाहिए उनको भी सरकार के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि सकारात्मक रूप से प्रतिबंध लगाएगी, कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध लगाएगी ना वो, तो उस पैसों को फिर वो सरकार गरीबों तक पहुँचा देगी। अब ऐसी चीज़ अपनाने वाले कौन है कि जेएस मिल है, टीएच ग्रीन है और लॉस्की है, उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी ने ये कहा कि पूंजीपति अवस्था में, यानी पूंजीवाद की जो अवस्था है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सकारात्मक कार्रवाई को उन्होंने अच्छा माना, यानी कि थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है सरकार लोगों की स्वतंत्रता के लिए। तो इसके समर्थक है मिल है, ग्रीन है, लॉस्की है, उपरोक्त सभी है। तो देखो ये समय भी आप याद रखिए, जेएस मिल का संबंध समय कौन सा है, 1806 से लेकर 1873 का समय है। ग्रीन का समय है 1836 से लेकर 1882 का समय है। लॉस्की का समय है 1893 से लेकर 1950 तक। उपरोक्त सभी लोग इसके समर्थक है राज्य की सकारात्मक कार्रवाई के। आगे बात करते हैं कि नव उदारवाद के बारे में। उदारवाद के बाद में नव उदारवाद आता है, और नव उदारवाद क्या है, नव उदारवाद का कॉन्सेप्ट समझने के लिए वापस हम उदारवाद के बारे में जाते हैं। उदारवाद हस्तक्षेप की नीति, लेजेस फेयर, ठीक है, ये नीति अपना रहा था, और इस नीति के कारण क्या है कि आर्थिक रूप से लोग मजबूत हो गए, पूंजीपति वर्ग बन जाएगा, लोगों के पास पैसा हो जाएगा। तो उस स्थिति में कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ लोगों की स्वतंत्रता, लोग स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, उनकी स्वतंत्रता का हनन होगा। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि जेएस मिल, टीएच ग्रीन, एच.जे. लॉस्की और आर.एच. टोनी ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति की लिबर्टी के लिए राज्य का सकारात्मक कदम होना चाहिए। राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उस पर कुछ न कुछ प्रतिबंध सकारात्मक रूप से लगाना चाहिए, ताकि अमीर लोगों की लिबर्टी बनी रहे और गरीब लोगों की लिबर्टी बने। यानी कि ये लोग ये चाहते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप की जो नीति है, लेजिस फेयर की नीति है, वो तो रखनी ही चाहिए, लेकिन जहां पर लोगों की व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उस समय राज्य को सकारात्मक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, ऐसा इन लोगों ने कहा। फिर कुछ अलग विद्वान आए, अपना कॉन्सेप्ट दिया और नव उदारवाद के बारे में कहा। नव उदारवाद जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो इन लोगों ने जो कहा कि राज्य का सकारात्मक रूप से लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि लोगों की स्वतंत्रता, लिबर्टी बनी रहे, लेकिन नव उदारवाद लोग ये कहते हैं कि नहीं, राज्य का यहाँ पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि नव उदारवाद पुनः उदारवाद की तरह बात करता है। ये भी हस्तक्षेप की नीति के बारे में कहता है कि राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। ये वापस नव उदारवाद वही उदारवाद है जो पहले था नव उदारवाद वाला। ये इन लोगों की अवधारणा को इन लोगों ने क्या कर दिया, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखो नव उदारवाद के समर्थक कौन कौन है, तो नव उदारवाद के समर्थक है जो हम जिसको अपन स्वेच्छा तंत्रवादी कहते हैं, वही नव उदारवाद के समर्थक है। ए हैयक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, ये नव उदारवाद के क्या है, जनक कहलाते हैं। ये उदारवाद की तरह ये कहते हैं कि राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, और ताकि लोगों के निजी संपत्ति हो सके। ठीक है, ये इन लोगों ने क्या कहा था कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन एक तरह से सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन इन लोगों ने इनकी बात काट दी थी। अब देखो आगे बात करते हैं कि नव उदारवाद की शुरुआत 1980 के दशक में कहाँ से शुरू होती है, यूएसए तथा ब्रिटेन से। यानी कि नव उदारवाद का जो प्रारंभिक देश है जहाँ से नव उदारवाद सामने आया वो है यूएसए और ब्रिटेन से। अब देखिए समकालीन विश्व में नव उदारवाद के कारण ही उदारीकरण जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, निजीकरण जिसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, भूमंडलीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ऐसी शब्दावली हमारे सामने आई। इसी के कारण हमारे सामने हम उदारीकरण आया। भारत के अंदर 1991 के अंदर उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की नीति सामने आई थी और उसी के कारण लोगों का उद्धार हुआ, लोगों के पास पैसा आया। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि राज्य टैक्स जरूर ले ले, राज्य टैक्स ले ले, लेकिन कोई कमाई कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप न करे। इसका मतलब ये है टैक्स ले लो, कर बढ़ा दो। तो ये इसका काम हो गया नव उदारवाद वाले लोगों का। और तब से क्या है कि ये उदारीकरण वगैरह, भूमंडलीकरण हमारे सामने आया था। तो ये था उदारवाद और नव उदारवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।